अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुश आमदीद। मैं सना नकवी। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सौरदी साहब। मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, सबसे पहले बात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से, जिन्होंने क्लियर कर दिया एक बार फिर से कि अगर जंग मुसल्लत की गई तो जंग मुसल्लत करने वालों का वही हाल होगा और उन्हें उसी तरह से जवाब दिया जाएगा जैसा मई में दिया गया था। इस पर बात करेंगे, जबकि भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का मुल्की दिफाई सनत पर अदम एतमाद सामने आया है। और साथ ही साथ बात बरतानवी जरीदे के हवाले से, इकोनॉमिस्ट के हवाले से, जिन्होंने बुशरा बीबी पर इल्ज़ाम आयद किए हैं, उस हवाले से बात करेंगे। मुजम्मिल साहब, सबसे पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब एक ख़तरे की बात कर रहे हैं। ख़तरा तो है, जंग मुसल्लत हो सकती है। भारत की जो इंटेंशंस हैं हमारे सामने हैं, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान भी, कि अफ़गानिस्तान के हवाले से भी पाकिस्तान की एक टेंशन बरकरार है और सालिसी का किरदार अदा करने के लिए पहले ईरान और अब रूस भी तैयार हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस स्टेटमेंट को? देखिए, पहली बात तो ये है कि बिहार के इलेक्शंस में मोदी जीत गए हैं और वाज़े अक्सरियत से जीते हैं, तो अब कोई जंग उनकी सियासी ज़रूरत नहीं रही है। हम आगे चीफ ऑफ डिफेंस का बयान भी भारतीय वो भी डिस्कस करेंगे। तो अब पाकिस्तान के जो जंग के बादल हैं या जो हमें दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हम जंग लड़ रहे हैं, उसमें अब हम अफ़गानिस्तान के साथ हमारी जंग का जो ख़तरा है, मेरे नज़दीक ज़्यादा जो जंग के बादल हैं वो अब अफ़गान सरहद पे हमें नज़र आ रही हैं। और जो आप फील्ड मार्शल का इशारा है, जंग मुसल्लत करने वालों को उसी तरह जवाब दिया जाएगा। इसको दहशतगर्दी की जंग के तनाजुर में देखा जाए अब मेरे ख्याल में, कि दहशतगर्दी की जंग जो हम पर मुसल्लत कर रहे हैं, हम उनको उसी तरह जवाब देंगे। उन्होंने कहा हम अमन पसंद मुल्क हैं, जंग मुसल्लत करने वालों को उसी तरह जवाब देंगे जैसे मई में दिया था। मैं अपने फ़राइज़ जो है उसके अल्लाह के फरमान के मुताबिक अपने फ़राइज़ की अंजाम दही करता हूँ। ठीक है ना। उन्होंने कहा जब मुसलमान अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह दुश्मन पर उसकी फेंकी मिट्टी को भी मिसाइल बना देता है। उन्होंने ग़ज़वा आहद से मुतल्लिक बात की और कुरानी आयात का हवाला दिया। तो टेक्निकल बात यह है कि फील्ड मार्शल साहब का जो कॉन्फिडेंस है वो ठीक है, भारत के हवाले से भी है और अफ़गानिस्तान के हवाले से भी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अफ़गानिस्तान के से जो प्रॉक्सी जंग, फितना उल खारिज और फितना उल हिंदुस्तान प्रॉक्सी जंग शुरू है, उस पर अब बड़े फैसले होने का वक्त आ गया है। यह किंग ऑफ जॉर्डन का दौरा भी बहुत अहम था, जो हम अगले सेगमेंट में उस पर बात करेंगे, गज़ा के हवाले से और पाकिस्तान और उर्दन के ताल्लुकात के हवाले से। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से बड़े फैसले जो हैं वो हमें आइंदा चंद दिनों में नजर आएंगे। ये ठीक है कि रूस ने, ईरान ने मीडिएशन की बहुत पेशकश की है कि हम जो है वो मुसालत कराते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान अब किसी मुसालत, पाकिस्तान ने पहले कतर और तुर्की की मुसालत के नताइज देख लिए हैं, तो शायद पाकिस्तान अब मज़ीद किसी मुसालत की तरफ नहीं जाएगा। हम इंतज़ार तो तुर्की के एक डेलीगेशन का कर रहे हैं जो अगले चंद दिनों में आ रहा है। तुर्की हमारा दोस्त है, उसके इंटेलिजेंस चीफ, डिफेंस चीफ, फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं और मेरा ख्याल है वो एक फ़ाइनल और आखिरी कोशिश होगी अफ़गानिस्तान के साथ, अगर पाकिस्तान की बात मानी जाए। लेकिन वज़ीर दिफा ने, ख़ालिद साहब ने क्लियर किया कि नज़र नहीं आ रहा कि मामला ठीक होंगे अफ़गानिस्तान के साथ। तो मेरे ख्याल में नज़र किसी को भी नहीं आ रहा, इसीलिए जो है मैं कह रहा हूँ बड़े फैसले होने का वक्त है। एक आखिरी कोशिश टर्की वाली ज़रूर देखी जाएगी और उसको देखा जाएगा। बाकी मुझे लगता है कि अभी मोदी ज़रूर भारत में कोई भी इलेक्शन जो है वो एंटी पाकिस्तान वेव पर ही लड़ते हैं। हाँ जी। और उनका ख्याल है कि जो हिंदू अक्सरियती इलाके हैं उनमें वो एंटी पाकिस्तान वेव पर इलेक्शन लड़ते हैं जी। और अभी तक उनका ये जो रेसिपी है, फार्मूला है कि वो सरहदों पर कशीदगी करके और मिलिट्री एक्सरसाइजेस करके कोई एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स को उभार के वो इलेक्शन लड़ते हैं, तो वो जीत जाते हैं। और अपनी आवाम को बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं। अभी इस बार बिहार में भी लगता है उनका फार्मूला चल गया है और वो कामयाब हुआ है। और उसके नताइज, हालांकि सब कह रहे थे कि बिहार में मोदी के लिए टफ होगा, लेकिन वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेकर निकले हैं और थम्पिंग मेजॉरिटी लेकर निकले हैं। बल्कि कांग्रेस के अंदर तो अब ये गुफ्तगू शुरू हो गई है कि जो आपने वोट चोरी का भी बयानिया बनाया वो भी लोगों ने बाय नहीं किया। लोगों ने और भी जो कांग्रेस की तनकीद थी, राहुल गांधी की कैंपेन थी, वो क्लिक नहीं की। तो अब तो मैं वो देख रहा था कांग्रेस के लोगों को कि वो कह रहे थे कि को बैठ के तय किया जाए कि इस मोदी के इन सब चीज़ों का हमने सामना कैसे करना है, क्योंकि मोदी उन्हें मुस्तकिल शिकस्त दे रहा है।
लेकिन इसके साथ साथ भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस ने मुल्क की दिफाई सनत पर अदम एतमाद का इज़हार किया है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि वक्त पर मुआहदे पूरे ना करने की वजह से मुल्क की दिफाई सनत पर काफ़ी असर पड़ रहा है और उन्होंने उस पर अदम एतमाद का इज़हार किया। देखें, ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। इंडिया की जो फ़ौज है और जो उसकी फ़ौजी क़यादत है वो भारत की दिफाई सलाहियत पर मुस्तकिल सवाल उठा रही है। मतलब उनके एयरफोर्स मुसलसल कह रही है कि हमें नए जहाज़ चाहिए, हमारे पास जहाज़ नहीं है। 2 स्क्वाड्रन उन्होंने ले ऑफ किए हैं मिग के, और वो कह रहे हैं कि जो भारत ने अपना जहाज़ बनाना था तेजा, वो भी नहीं बन सका है। राफेल मज़ीद ख़रीदे नहीं जा सके हैं। अमेरिका से F-35 का मुआहदा हो नहीं सका है। तो वो कह रहे हैं कि जब तक हम जदीद जहाज़ नहीं ख़रीदते हम पाकिस्तान के साथ लड़ नहीं सकते। दूसरी तरफ मिसाइल्स लॉन्च कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं। दूसरी तरफ मिसाइल्स भी लॉन्च कर रहे हैं, मिसाइल तो लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनको पता है कि उनकी एयरफोर्स जो है वो पाकिस्तान के मुकाबले में वीक है। पाकिस्तान के बाद J-10 आने के बाद उनको नए जदीद जहाज़ चाहिए जो अभी नहीं है। अब ये भारत के चीफ ऑफ डिफेंस ने भी जो भारत की अंदर जो दिफाई सनत है, लेकिन पाकिस्तान की भी एक डिफेंस इंडस्ट्री है। हमारे हम इंडिजिनस बहुत चीज़ें बनाते हैं जो फ़ौज को सप्लाई की जाती हैं। ड्रोन्स भी बना रहे हैं हम, मुकामी तौर पर जहाज़ भी बना रहे हैं, टैंक बना रहे हैं, असला बारूद काफ़ी कुछ बना रहे हैं। इसी तरह इंडिया की भी एक डिफेंस इंडस्ट्री है। लेकिन भारत के चीफ ऑफ डिफेंस ने अपनी उस डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर बहुत क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने कहा है कि वो हमसे ऑर्डर ले लेते हैं और वक्त पर डिलीवर नहीं करते, और इससे जो है ये हमारी सनती सलाहियत का नुकसान है कि चीज़ें वक्त पर डिलीवर नहीं होती। उन्होंने कहा कि हमें अपनी मुकामी सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा क्योंकि इसका ताल्लुक कौमी सलामती से है। उनका मतलब था कि अगर हमारी लोकल इंडस्ट्री चीज़ें डिलीवर नहीं कर रही फ़ौज को तो हमें ये बात बतानी पड़ेगी, क्योंकि इससे नेशनल सिक्योरिटी जो है उस पर इम्पैक्ट आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये इंडिया में जो वो कहते हैं ना कि अपना इंडिया की नाकामियों में जो सबसे बड़ी एक नाकामी जो है उनकी डिफेंस इंडस्ट्री भी है। आप देखें ना, पाकिस्तान ने JF थंडर ब्लॉक 4 भी बना लिया, ब्लॉक 3 भी बना लिया, वो अभी तक तेजा नहीं बना सके हैं। इसी तरह पाकिस्तान और आगे पाकिस्तान फाइटर नए जदीद जहाज़ बना रहा है। पाकिस्तान ने और बहुत सा जदीद असला बनाया है, बल्कि हम तो इस हवाले से बहुत सा असला एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। दुनिया के ममालिक हमसे असला ख़रीदने के लिए राब्ता भी कर रहे हैं। जबकि इंडिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसके जो एक तो ना सलाहियत कैपेसिटी पर भी सवालात हैं। अभी वो इंडियन आर्मी के ऑर्डर्स भी पूरे नहीं कर पा रहे, करप्शन स्कैंडल्स भी साथ एक्सपोर्ट करना तो बहुत दूर की बात है। और इंडियन आर्मी को ये शिकायत है कि उनसे आके ऑर्डर ले लिए जाते हैं और फिर डिलीवर नहीं किए जाते हैं। ये तो करप्शन स्कैंडल्स ठीक है ना। उन्होंने कहा है कि बहुत सी कंपनियां कहती हैं कि इनकी मसनूआत 70% मुकामी हैं, मगर ये हकीकत नहीं है। अगर कीमत की बात की जाए तो बैनुल-अक़वामी मेयार के एतबार से इनकी कीमत भी ज़्यादा होती है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो कंपनियां आती हैं वो कहती हैं कि हमसे माल लें, वो हमसे झूठ बोलती हैं कि वो पूरा लोकल है, उनका 70% लोकल है, वो झूठ बोलती हैं। फिर उनकी जो कीमत है वो इंटरनेशनल मार्केट से ज़्यादा है, इसलिए कि वो टोटल लोकल नहीं है और इंटरनेशनल मार्केट में वही चीज़ सस्ती मिल रही होती है जो भारत की मुकामी कंपनियां भारतीय फ़ौज को जो है महंगा बेच रही होती हैं। तो ये एक जो उनके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का जो आया है, उन्होंने बड़ा चार्जशीट किया है इंडिया की लोकल डिफेंस इंडस्ट्री को, लोकल कंपनीज़ को, उनके इंडिजिनस होने पर, उनकी कैपेसिटी पर, उनकी टाइम टू डिलीवरी पर, इस सारे पे जो मैं समझता हूँ जो एक बेसिक वजह है जो मोदी जो पाकिस्तान पर हमला नहीं कर सके शदीद ख्वाहिश के बावजूद, ऑपरेशन सिंदूर 2 की प्लानिंग के बावजूद, उसकी वजह ये है कि भारतीय फ़ौज अभी किसी जंग के लिए तैयार नहीं है और उसके लिए बहुत सी चीज़ें उसको दरकार हैं। और वो मुसलसल इस किस्म के बयानात से अपनी हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं कि आप जब तक हमें चीज़ें नहीं फराम करेंगे, जब तक टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, जब तक ये नहीं देंगे, तब तक हम किसी जंग के लिए तैयार नहीं है। अब ये एक कॉन्टिन्यूस वॉर है। मैं आपको एक बात बताऊं, भारत टेक्निकल बात यह है कि 2019 में भारत को थोड़ी सी बर्तरी हासिल थी, फिर हमने उसके बाद J-10 ले लिए, उन्होंने भी राफेल लिए लेकिन J-10 सुपीरियर हो गए, फिर हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी भी उनसे बेहतर हो गई। तो अब जो 2025 मई वाला मार्का है, जिसका अभी आज दोहराने में भी आर्मी चीफ ने जिक्र किया है, फील्ड मार्शल ने जिक्र किया है कि हमने जीता है, वो हमारी
जो बर्तरी है वो हमारी टेक्नोलॉजी की बर्तरी भी साबित हुई है, वो फ़ज़ाइया की भी है, वो मिज़ाइल्स की भी है, अल-फतह मिज़ाइल्स की भी है। तो मेरे ख़्याल में भारत के अंदर ये बहुत सवाल है कि वॉर टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान जो है वो इस वक्त भारत से आगे है। पाकिस्तान की मुकामी इंडस्ट्री भी आगे है और पाकिस्तान ने चाइना के साथ जो कोलैबोरेशन किया है वो भी खतरे की घंटी बजा रहा है भारत के। बिल्कुल ठीक। मुज़म्मिल साहब, वापस आ जाते हैं जो कल भी हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिस्ट, जिसमें बुशरा बीबी के हवाले से जिस आर्टिकल में बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं और तहरीक इंसाफ उन सब को बेबुनियाद और झूठ और शरंगेज़ी और किरदार कशी पर मबनी करार दे रहे हैं और इसके अगेंस्ट जाएंगे। ओबियसली उनको जुर्माना आयद करेंगे और जिसने भी ये जो सहाफ़ी हैं जिनका नाम मेंशन है उनके हवाले से भी संगीन इल्ज़ामात हैं कि जनाब ये जो कुछ किया गया वो पार्टी से बेसिकली वो नून लीग से उनका ताल्लुक है जिसकी वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है और मेरे ख्याल से मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर वो अपेयर भी हो रही हैं और अपने जवाबात भी इस हवाले से दे रही हैं। आपको क्या लगता है कि ये मामला दब जाएगा एक दो मजीद दिन मीडिया चैनल से बात करने के बाद, आप इस तरह शोज में इस पर बात करती रहेंगी ये कैसे दबेगा? मैं तो चले ना भी करूं, बाकी टीवी चैनल्स को कौन रोकेगा? मामला उठा दिया तो दबेगा कैसे? दबेगा तो तब जब हम इस पर बात करना बंद कर देंगे। जब अब तक हम इस पर बात करते रहेंगे ये कैसे दबेगा? और आप मुसलसल साजिश कर रही हैं पीटीआई के खिलाफ इस इशू को दोबारा उठाकर। हालांकि आप चाहते तो ये इशू आज ना लेके आती हैं लेकिन आप लेके आई हैं। नहीं तो जब इशू क्रिएट ही खुद ही करवाया गया है कैसे? खुद ही सारा तो अभी तो आपने पीटीआई के सोशल मीडिया ने खोल के सामने रख दिया तो फिर क्या रह गया पीछे? करते तो क्या फर्क की बात थी? देखिए ना, अब टेक्निकल बात है कि एक डिबेट है उसके ऊपर ख्वाजा आसिफ ने कमेंट किया है, तलाल चौधरी ने कमेंट किया है, सबने कमेंट किया है। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए कमेंट किया है। ठीक है, वो उनकी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, वो पीटीआई के खिलाफ हैं। बुशरा बीबी के हवाले से उन्होंने कमेंट किया है। कल को पीटीआई मरियम नवाज के हवाले से कमेंट नहीं करती है, मैंने कल भी ये बात की है। अब बुशरा बीबी एक सियासतदान है, घरेलू खातून नहीं है। 26 नवंबर के बाद उनका पॉलिटिकल कैरियर हमें नजर आ रहा है, जो ऑलरेडी जेल की सलाखों के पीछे है। ऑलरेडी जेल की सलाखों के पीछे सो व्हाट, मरियम नवाज भी जेल में थी तो तब अपना शहजाद अकबर रोज उनके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे और उनके बारे में मज़ामीन नहीं छपवाए जाते थे। अब बुशरा बीबी एक पॉलिटिकल एंटिटी है पाकिस्तान की, पहली बात। अच्छा, बड़ा कंपैरिजन किया आपने, वैसे ये कंपैरिजन वैसे बनता नहीं है बहुत से मामलात में। 26 नवंबर देखें, इससे बड़ा क्या कंपैरिजन है? वो लीड कर रही थी। जिस तरह से बुशरा बीबी को रखा गया उस तरह से मरियम नवाज साहबा को नहीं रखा गया था। ये बार पीटीआई क्लेम करती है। नहीं, उससे बुरे हालत में रखा गया था मरियम नवाज। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को जिस तरह से रखा गया इस तरह इससे पहले नहीं रखा बुरी हालत में रखा गया था मरियम नवाज को। लेकिन मेरे ख्याल में ये एक नेशनल डिबेट में कन्वर्ट हुआ है ये आर्टिकल। आप ये समझें, हालांकि मेरा ख्याल है कि ये आर्टिकल इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए है। तो इंटरनेशनल ऑडियंस तो फिर भी तरीके इंसाफ के साथ है, प्रॉब्लम तो ये है। नहीं, मैं इंटरनेशनल ऑडियंस में ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा। जैसे एप्स्टीन की ईमेल्स आई हैं, जैसे और इंटरनेशनल ऑडियंस है, तो ये इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए था। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक लेते चूंकि टाइम बड़ा कम है। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे उर्दन के फरमा रवां शाह अब्दुल्ला की, जो कि पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर मौजूद हैं। पुरतपाक उनका इस्तकबाल किया गया है, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी उनकी स्केड्यूल्ड हैं, सदर के साथ भी, वज़ीर आज़म के साथ भी। इसी पर बात करेंगे। मुज़म्मिल साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, जबकि साबिक सफ़ीर हैं शाहिद कियानी साहब, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुज़म्मिल साहब, ओवर टू यू। शाहिद कियानी साहब, बहुत अरसे बाद ही जॉर्डन का और पाकिस्तान के दरमियान इतना हमने देखा है, क्या देख रहे हैं? क्या कॉमन ग्राउंड्स थी कि किंग ऑफ जॉर्डन इस्लामाबाद आए हैं ऑल द वे और डिस्कस करने? इससे पहले हमारे फील्ड मार्शल जॉर्डन गए थे, उनकी किंग ऑफ जॉर्डन से मुलाकात हुई थी, तो अब रेसिप्रोकेट हुआ है फौरी तौर पे ही, 1 माह के अंदर ही उनका दौरा। तो क्या देख रहे हैं, क्या चीज़ मैच्योर हो रही है? मैं आपको ये बताऊं कि तकरीबन 75 साल से पाकिस्तान और उर्दन के जो ताल्लुकात हैं बड़े बड़े क्लोज रहे हैं। बहुत ही ठीक है, आपकी बात आपने सही कही कि काफ़ी अरसे के बाद उर्दन के बादशाह इस मुल्क में आए, ये अपनी जगह पर अपनी है। लेकिन हमारे ताल्लुकात इनके साथ बहुत ही करीब रहे हैं और कभी किसी चीज़ के ऊपर, किसी इशू के ऊपर हमारी आपस में वो डिस्कॉर्ड नहीं हुआ, कभी भी कोई मुख्तलिफ राय नहीं रखी गई। और मैं उसकी वजह आपको बता देता हूँ कि इनकी वजह आने की, एक तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जब ये मिस्र गए थे हमारे वजीर आज़म, वहाँ पर जब वो गाज़ा के ऊपर डिस्कशन हो रही थी, तो अगर आपने देखा हो तो बहुत क्लोज तरीके से ये बात अपने जो उर्दन के बादशाह और हमारे वज़ीर आज़म साहब की बातचीत जारी थी।
दूसरा, पाकिस्तान ने अपना एक मकाम हासिल कर लिया है कि अमेरिका भी, मिस्र भी, जो मिस्र बहुत अहम मुल्क है मशरक़ वस्ता का, और दूसरे ममालिक हैं, तुर्की है, कतर है, ये पाकिस्तान को बड़ी अहमियत देते हैं और हमारी बात इस गाजा के इशू के ऊपर जो आपने बात कही है सुनना चाहते हैं कि हम हमारा है क्या। हमारा असल में हम्म। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने अरसा दराज से फ़लस्तीन के ऊपर और फिर आप गाजा के ऊपर एक मौक़िफ़ हमने कायम किया हुआ है कि हम चाहते हैं कि टू स्टेट सोल्यूशन हो और फ़लस्तीन के जो लोग हैं इनकी जो इंटरेस्ट हैं वो प्रोटेक्ट की जाए। और गाजा के ऊपर तो हम अरसा दराज से कह रहे हैं कि जी इस पर ये जो जंग है वो बंद की जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से यहाँ पर नहीं इम्कान पर ऑपरेटिव हमने वार्निंग। शायद साहब हमने ये देखा कि जॉर्डन जो है वो इस्लामिक, वो जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स है आईएसएफ, उसका हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। और किंग ऑफ जॉर्डन की इस हवाले से बहुत वाज़ेह राय सामने आ गई कि जॉर्डन ऐसी किसी फोर्स का हिस्सा नहीं बनेगा। और पाकिस्तान के बारे में ये सवाल है कि पाकिस्तान उसका हिस्सा बन सकता है। पाकिस्तान ने ना हाँ की है ना की है। ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है या ये पॉइंट ऑफ कॉमन है दोनों के दरमियान, ये बात नहीं क्लियर हो रही। हम जॉर्डन के साथ खड़े हैं या हम इस्लामिक वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स का हिस्सा बनने वालों के साथ खड़े हैं। मैं एक बताऊं, आपने भी एक बात अच्छी की थी कि इससे पहले जी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी गए थे और उर्दू के बादशाह से मुलाकात भी हुई थी। अब आ जाएं इसके ऊपर कि जी वहाँ हमारी फोर्स होगी कि नहीं। पाकिस्तान का अगर आप देखें तो हमारा एक बहुत ही अहम रोल रहा है यूनाइटेड जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो भी पीस कीपिंग फोर्सेज हैं उसमें बहुत अहम रोल अदा हमने किया है, बल्कि कई लोगों को तो मेडल भी दिए गए हैं। अरसा दराज, और ये शुरू हुआ 1960 से शुरू हुआ और वेस्ट एरियन ये जो इंडोनेशिया का हिस्सा था वहां से शुरू हुआ और आज तक जारी है। हमने बहुत अहम रोल अदा किए हैं अफ्रीका के कई मुल्कों के अंदर। हमने हमारी फोर्सेस गई हैं और दुनिया भर में उसकी तारीफ की गई है। तो एक तो हमारा ये है, हमारी एक्सपीरियंस भी है। अब आप आ जाएं कि इसके हम क्या इसका हिस्सा बनेंगे कि नहीं, मैं इस पर कोई राय दे नहीं सकता। लेकिन उर्दन की अपनी एक ओपिनियन है, उसकी वजह मैं आपको बता दूं क्यों है कि उर्दन का बड़ा नाजुक रिश्ता है। वहां पर आप देखें कि बहुत सारे, एक मेरे ख्याल है 20 या 25% तो फलस्तीनी रहते हैं उर्दन के अंदर। एक ये है, बिल्कुल बॉर्डर्स मिलते हैं इसराइल के साथ। तो उन्होंने उनको, क्योंकि उनमें अभी भी इसराइल का जो एक क्लैरिटी नहीं आ रही कि इसराइल की क्या का अपना क्या रोल होगा ये वहां पर। इसकी वजह से उर्दन का एक मौकफ है कि वो उससे दूर रहना चाहता है। तो ऐसा ना हो कि इनकी भी फौजें वहां जाएं और फिर टकराव हो जाए सब कुछ। अब आ जाए पाकिस्तान के ऊपर, तो मैं अभी अभी मैं इस पर कोई कह नहीं सकता। अगर तो ये अक़वाम मुत्तहिदा के कोई इसका रोल हुआ, मैं समझता हूँ कि हमारी अफवाज भी जाएंगी, क्योंकि हमारा वो पीस कीपिंग का जो एक्सपीरियंस है पिछला। उसके अलावा अभी मेरा ख्याल है इट्स टू अर्ली टू से कि क्या हम इस पे कोई डिसीजन ले सकेंगे कि नहीं, ये मैं अभी कुछ अभी कह नहीं सकता। हो सकता है कि अभी हुकूमती जो है, हुकूमत के अंदर जो लीडरशिप है फौजी और सियासी, वो आपस में बातचीत कर रही होगी, देख रही होगी कि दूसरे ममालिक क्या करते हैं। एक और मैं आपको बताऊं इंपॉर्टेंट बात, तुर्की का इसमें रोल बहुत अहम है। अगर आप देखें कि तुर्की ने कमाल का रोल अदा किया गाजा के ऊपर, जब भी टॉक्स हुई हैं उसके अंदर भी उन्हें बड़ी क्लैरिटी है। वो चाहते हैं कि जी सबसे पहले गाजा और फलस्तीनियों की जो है इंटरेस्ट को बरकरार रखा जाए। ये उनको बड़ा स्ट्रेट उन्होंने बात कही है ये। और वो इसराइल इनके साथ कंफर्टेबल नहीं है कि जी इनकी अफवाज ना आए, तुर्की की फौज ना आए, क्योंकि उन्होंने इनके साथ, उनके पता आपको ना डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, जी। लेकिन उन्होंने एक असूली मौक़िफ़ किया है कि वो फलस्तीन के लोग और गाजा के लोगों के साथ खड़े हुए हैं। तो नहीं, पर पाकिस्तान का तो मौकफ कोई वाजे नहीं नज़र आ रहा ना अभी। आप टर्की का जी मौकफ जी। वाजे है, जॉर्डन का मौकफ वाजे है, आप कह सकते हैं सऊदी अरब का मौकफ काफ़ी हद तक वाजे है। पाकिस्तान तो मंझधार में है, हम ना इधर हैं ना उधर हैं। देखिए जी, मैं आपको ये बता दूं कि मुझे कोई हैरानगी इसलिए नहीं है। आपका भी मौका, आपकी बात आपकी ठीक है। यहाँ पर जो है, क्योंकि बड़ा नाजुक सेंसिटिव इशू है, इस पर पाकिस्तान अंदरून अंदर भी अपने डिस्कशन हो रही होगी और जो दोस्त ममालिक हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं उनके साथ भी मशवरा कर रहे होंगे कि हमें डिसीजन लेनी क्या चाहिए। मैं आपको छोटा सी एक मिसाल देता हूँ। आपने पाकिस्तान ने, जब हमें सऊदी अरेबिया ने कहा कि जी आप अपनी फौजें भेजें यमन में, हमने नहीं भेजी। बड़ा इशू सेंसिटिव था, लेकिन
बाद में तारीख बताती है कि हमने एक जो डिसीजन ली वो अपनी नेशनल इंटरेस्ट में ली। अभी भी जो मैं समझता हूँ कि बड़ी के जो डिसीजन ली जाएगी, मुझे नहीं पता वो किस किस तरफ होगी, उसमें नेशनल इंटरेस्ट सबसे ज्यादा आगे होगा। जिस तरह उर्दन ने अपने नेशनल इंटरेस्ट में किया, डिसीजन लिया, हम भी लेंगे। लेकिन अभी मेरा ख्याल है हो सकता है कि 2 दिन या 3 दिन 4 दिन लग जाएं, उसके बाद ही पता चलेगा कि हमने जो डिसीजन है वो नेशनल इंटरेस्ट में लिए हैं। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त आपकी मैं फौजी और सियासी क़यादत जो है उसने अभी भी कुछ अरसा पहले भी देख लें, जो डिसीजन ली वो नेशनल इंटरेस्ट में ली, बिल्कुल ठीक ली। तो हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए इस बारे में। दूसरा, सऊदी अरब और जॉर्डन की भी पॉलिसी टुवर्ड्स गज़ा में काफ़ी फ़र्क नज़र आता है। जॉर्डन की पॉलिसी टुवर्ड्स गज़ा और सऊदी अरब की पॉलिसी टुवर्ड्स गज़ा या टुवर्ड्स टू स्टेट सोल्यूशन, उसमें भी फ़र्क नज़र आता है। पाकिस्तान दोनों में कहाँ है, ये भी नहीं किसी को समझ आ रही। नहीं नहीं, हमारा तो इस बारे में मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बहुत क्लैरिटी है इसमें, तो कोई शक की बात ही नहीं है। हमने तो, मैंने आपको बताया ना कि अभी जितनी ये जब गाजा के अंदर मामला जब खराब हुआ हुआ था, हमारे यहाँ अक़वाम मुत्तहिदा में जो हमारा एम्बेसडर था उसने बड़ा स्ट्रेट अपनी ओपिनियन दी थी कि हम चाहते थे कि ये जंग बंद हो, क्योंकि हाँ लोगों की फोकस थी कि जी वहां पर खुराक पहुंचाई जाइए। भाई खुराक तो तब पहुंचाई जाएगी, कोई बचेगा तो बचाएंगे ना। हमने तो जंग बंदी के ऊपर बहुत अच्छा मौक़िफ़ और स्ट्रेट मौक़िफ़ अदा किया। इस पर हम देख लें कि हमने किसी के ना, हालांकि अमेरिका के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप हमारे साथ खड़े रहे इस बारे में, यानी इस पर हमारी मौक़िफ़ बिल्कुल था कि जी जंग बंद होनी चाहिए, इसराइल अपनी फौजी वहां से निकाले और जितनी अब ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो फिर वहां जाए। इस पर तो कोई 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 शक नहीं है। और और हमें कोई इस पर कोई, जॉर्डन बहुत वोकल है रीलोकेशन ऑफ द पैलेस्टीनियंस के हवाले से। वो कहते हैं हम किसी ऐसे प्लान को सपोर्ट नहीं करेंगे जो रीलोकेशन ऑफ द गजा पीपल हो। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि मैं कहता हूं कि अमेरिका ट्रम्प कहता है कि रीलोकेशन होनी चाहिए। मैं आपको ये दे दूं, मैं एम नॉट प्रीवी कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या मौकफ लेगी। लेकिन ये मौकफ आप देख लीजिएगा कि हुकूमत पाकिस्तान कभी भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेगी कि गाजा के लोगों को यहाँ से निकाल के किसी और जगह ले जाएं। अपने घरों से निकाल के रेफ्यूजी नहीं बना सकते उनको आप। तो ये एक चीज़ है, मैं समझता हूँ कि ये एक प्रिंसिपल एक डिसीजन है जो जॉर्डन ने लिया है, और मेरा ख्याल है कि हमारा भी इसके बिल्कुल इसी किस्म का होगा, मैं समझता हूँ। जॉर्डन और पाकिस्तान के दरमियान अभी कोई हमने एमओयूज देखे हैं इकोनॉमी ट्रेड के हवाले से, आपको क्या एवेन्यूज नज़र आते हैं? क्योंकि हम जॉर्डन और हमारे दरमियान क्या ट्रेड पॉसिबिलिटीज़ बढ़ाने के हवाले से हैं, इकोनॉमिक पॉसिबिलिटीज़? ये तकरीबन $90 मिलियन की हमारी इनके साथ टू वे ट्रेड है। इसमें हम अपनी ट्रेड उनके साथ बढ़ा सकते हैं, और हमारी जो है जो जो प्रोडक्ट्स हैं वो फूड भी है, उनकी तरफ से हम फर्टिलाइज़र भी उनसे लेते हैं, अपनी चीज़ें भी हम यहाँ से भेजते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस बारे में हमें हमारे पास है, लेकिन हमें एक जिसे कहते हैं ना, ज़रा एक सच्ची बात बताऊँ आपको, अग्रेसिव होना पड़ेगा। बिजनेस जो हाउसेस हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लीड ले और बिजनेस हाउसेस को आगे लेके जाए, इनको जाना चाहिए। और ये जो हमें एक और भी चीज़ है ना, यहाँ पर थोड़े से इश्यूज हैं, ये कस्टम ड्यूटीज के, दूसरी चीज़ों के, इसको भी हमें थोड़ा सा रिफॉर्म करना पड़ेगा, ताकि जब इन जो दूसरी हुकूमतें हैं जो दूर हैं, वो ये देखती हैं कि हम अपनी चीज़ें जो भेज रहे हैं क्या उसकी इजी एक्सेस इस मार्केट में है कि नहीं। तो ये हमें भी ज़रूरी है कि हम इस पर एग्रेसिव। आखिरी सवाल आपसे, कि आपको जी याद है ये मौजूदा किंग के जो वालिद थे, उनके छोटे भाई जो थे हसन, उनकी बीवी जी पाकिस्तानी थी और उस दौर या में वो बहुत पाकिस्तान आते थे और उन्हें फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता था। फिर जब ये किंग बने उसके बाद से मैंने देखा ये पाकिस्तान पहली दफ़ा आए हैं, तो वो जो चचा भतीजा का कशीदगी वाला दौर था उसकी वजह से पाकिस्तान ने सफ़र किया। मैं इस बारे में कोई अपना मौक़िफ़ दे नहीं सकता, ये उनका अपना इंटरनल मामला। आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर ये जो बादशाहत के अंदर ये जो इश्यूज़ हैं फैमिली के अंदर, वो चलते रहते हैं, उसमें कोई नहीं। मैं नहीं समझता कि उसकी वजह से ये बादशाह यहाँ नहीं आए। मैं इस बारे में मैं आपसे एग्री नहीं करूँगा। नहीं, कोई और बात हो सकती है और जिसकी वजह से वो यहाँ नहीं आए। वो एक इंटरनल मामला है जिसके ऊपर
मेरा नहीं ख्याल कि कोई हमें अपनी ओपिनियन देनी चाहिए, वो नहीं आए। है तो सही, मतलब आपका ख्याल है कि आना तो चाहिए था, लेकिन अब हमें यही सोच लें कि बादशाह अरसा दराज बाद उर्दन के यहाँ आए हैं। मैं समझता हूँ कि इट्स अ वेरी गुड बिगनिंग फॉर द टू कंट्रीज। ठीक, ठीक। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बात 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से। आइनी अदालत को क्या इख्तियारात की मुंतकिली हुई, क्या सूरत हाल है, आइनी तरमीम में जजेज़ और अदलिया आखिर खड़ी कहाँ है, इन सब पर बात करेंगे। मुजम्मिल साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है, जबकि माहिर कानून हारिस अजमत साहब हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हारिस साहब, इस्तीफ़ों का सिलसिला आपके मुताबिक क्या रुक चुका है या मज़ीद इस्तीफ़े एक्सपेक्टेड हैं? व्हाट डू यू थिंक? देखें जी, कोई भी जज अगर इस्तीफा देता है तो दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मेरे से अगर कोई जाती राय ले तो मैं तो कहूँगा किसी भी जज को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। इतने साल वो सिस्टम के अंदर हैं, इतने एक्सपीरियंस हो गए हैं। तो जो आम आदमी का केस है वो तो वहाँ का वहीं है, उनको केसेस को हल करना चाहिए, फैसले देने चाहिए। अभी हाई कोर्ट से एक इस्तीफा आया है, 2 आए हैं जी सुप्रीम कोर्ट से। उसके बाद ओवर द वीकेंड तो कोई ऐसा इस्तीफा नहीं आया, और जो रूटीन की कॉज लिस्ट हैं तमाम जजेस ऑफ द सुपीरियर कोर्ट्स की, वो ऑलमोस्ट आ गई हैं। दे आर ऑल सिटिंग इन देयर बेंचेस। बाकी विल फाइंड आउट ऑन मंडे इफ देयर इज अ सरप्राइज। इफ देयर इज अ सरप्राइज, इट मींस यू आर जो डाउटफुल। सिंध से जो सुप्रीम कोर्ट थे वो कोई किसी बेंच में नहीं है सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट में। सर ये कोई अनएक्सपेक्टेड बात नहीं है। रूटीन में जजेस इफ दे आर नॉट वेल, या चीफ साहब से उन्होंने बात की होती है तो समटाइम्स, या वो चेंबर वर्क कर रहे होते हैं। सो आई वुड नॉट रीड टू मच इनटू इट। होपफुली वो नेक्स्ट वीक की कॉज लिस्ट से आ जाएंगे। सो देयर इज नो रेजिग्नेशन। देयर इज नो रेजिग्नेशन। और वुकला तहरीक को आप कहाँ देख रहे हैं? सुने मंसूर अली शाह साहब कराची बाहर जा रहे हैं खिताब करने के लिए, और बड़ा हीरोइक वेलकम वहाँ उनका प्लान किया जा रहा है। आप क्या देख रहे हैं इसको? सर देखें, मैं ये समझता हूं कि जब एक पार्लियामेंट ने एक आइन में अमेंडमेंट किया है जो एक पार्लियामेंट का हक है, अगर आप 1973 की ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन भी उठाएं और आज का भी उठाएं, आर्टिकल 239 कहता है पार्लियामेंट जो शिक चाहे, जिस तरह चाहे उसको अमेंड कर सकती है। चेंजिंग टाइम्स के हिसाब से सिस्टम इवॉल्व होते हैं। जो 73 में मामलात थे वो 2025 में नहीं है। सिर्फ एक कदगन है पार्लियामेंट के ऊपर के 2/3 ऑफ द बोथ हाउसेज होनी चाहिए। अगर कोई बंदा इसको नहीं मानता कि जी पार्लियामेंट ने जो अमेंडमेंट भी कर दिया तो मैं नहीं उसको मानूंगा, तो फिर मेरे हिसाब से तो दिस इज सबवर्टिंग एंड वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। और जहां तक कोई वुकला तहरीक का है, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द लॉयर्स हैव वेलकम्ड दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मैं सुप्रीम कोर्ट बार भी देख रहा था, पाकिस्तान पंजाब बार काउंसिल भी देख रहा था, पाकिस्तान बार काउंसिल भी देख रहा था। सो देर इज नो अनरेस्ट बिटवीन द लॉयर्स। देर इज एक छोटा सेगमेंट जरूर है जहां हर जगह पे डिसेंट होता है, वो आर नॉट हैप्पी, जो कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं हुआ, लेकिन कोई खास तहरीक कहीं नहीं चल रही इसके ऊपर। पर हारिस साहब, लोग तो इस्तीफों कह का रहे हैं आना- इफ्तिखार चौधरी जैसी तहरीक दोबारा बन जाएगी, और वो भी मंसूर अली शाह और अतर मनिल्ला बार्स में जाएंगे, सेम वेलकम होगा, और फिर ग्रास रूट से एक तहरीक आगे आएगी, एक बड़ी सियासी जमात उसको आगे वेलकम करने के लिए खड़ी होगी। तो वो तो कह रहे हैं द स्टेज इज सेट। सर जजेस और रिटायर्ड जजेस को जरूर बार्स में जाना चाहिए, अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करने चाहिए। अदालती निज़ाम, आम आदमी का निज़ाम ग्रास रूट लेवल के ऊपर कैसे अपने तजर्बे से बताएं, इम्प्रूवमेंट कैसे लानी चाहिए। बट जिस तरह अगर आपको इफ्तिखार चौधरी साहब वाले ज़माने की तरीक समझ रहे हैं, तो आप बेशक मार्क माई वर्ड्स, देर इज अ 0% चांस, आई एम नॉट सेइंग 0.1, आई एम सेइंग देर इज अ 0% चांस कि लॉयर्स अब निकलेंगे। पहले भी लॉयर्स निकले थे, उनके साथ धोखा हुआ था। एट द टाइम मैं भी उस तरीक में शामिल था। हम समझे थे कि जब ये जजेस बहाल होंगे तो देयर विल बी अ ड्रास्टिक चेंज, लेकिन बाद में हमने देखा कि एक सर्टेन तबके ने सिर्फ इससे फायदा उठाया। मेरे जैसा वकील, आम वकील जो अपनी किताबें लेके सुबह प्रेसिडेंट्स लेके जाता है, उसे कोई खास सिस्टम के अंदर बेहतरी नजर नहीं आई। तो इस दफा लॉयर्स आर नाउ वाइजर, दे नो। और इस दफा तो कोई ऐसी बात भी नहीं है जिस पे तहरीक चलाई जाए। वो तो एक कदम भी बहुत बड़ा हुआ था, एक चीफ जस्टिस को आपने डिपोज कर दिया था। राइट नाउ आवर चीफ जस्टिस व्हिच इज जस्टिस याया अफरीदी, ही इज वर्किंग एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक जजेस दैट वी हैव इन द सिस्टम, and most independent and most upright.
तो कोई तहरीक की बात नहीं है। कोई भी बंदा जो जस्टिस याया अफरीदी की कोर्ट में गया और लॉयर, प्रैक्टिसिंग लॉयर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो आपको एक बात बताएगा कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट जजेस एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेयरेस्ट जजेस इन द सिस्टम। तो तहरीक की फिर क्या बात है? पर वो हारिस कह रहे साहब, हैं कि जैसा आप जैसा कह रहे जजेस के हैं, तबादले अगर वैसे ही हैं, है जो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट, वो एक किस्म की विक्टिमाइजेशन है, एक किस्म का साइडलाइन करना है, एक किस्म के उनके आज़ाद जुडिशल ओपिनियन को सबवर्ट करने वाली बात है। तो इसलिए उसको कहा जा रहा है कि वो एक किस्म के जजेस के ऊपर आपने एक थ्रेट रखा है कि वी कैन ट्रांसफ़र यू, नहीं तो हमारी बात मानो। सर ये भी बड़ा आपने अच्छा सवाल पूछा, और इसमें भी अवाम में गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है ताकि उसको क्लियर करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि तबादले वाली बात 2010 से पहले जजेस की कंसेंट वाला पोजीशन होती ही नहीं थी, ये आई 18वीं तरमीम में पहली दफा थी। अब भी जब तबादले का बात डाली गई है तो इसके साथ सेफगार्ड्स कितने हैं वो नहीं बताए जा रहे। जो भी तबादला होगा वो हुकूमत वक्त नहीं कर सकती किसी जज का, वो एक जुडिशल काउंसिल करेगी। जो जुडिशल काउंसिल इज मैन्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ जजेस। उसके बाद अगर एक लेट्स से हाई कोर्ट के जज को दूसरे हाई कोर्ट भेजा जाएगा तो 2 मजीद जजेस ऐड किए जाएंगे उसके अंदर। एक उस जिस जिस हाई कोर्ट के वो जज हैं उसके चीफ जस्टिस को, जिधर ट्रांसफर होना है उधर के चीफ जस्टिस को। उसके बाद भी अगर जज को लगेगा कि जी मेजॉरिटी ऑफ द जजेस भी कह रहे हैं कि आपका तबादला फॉर अ टाइम भी होना चाहिए, ये सिर्फ उन्होंने डाला है एक्सजेंसी के लिए कि देखें जी कॉन्स्टिट्यूशन में रोज रोज तरमीम नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, आज से 10 साल बाद एक वक्त आता है कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ओवरवेलमिंग टैक्स के जजेस आ गए हैं जितनी जरूरत नहीं है, और सिंध हाई कोर्ट के अंदर टैक्स की जजेस की जरूरत है। तो इस सारा प्रोसेस फॉलो करके आप कह सकते हैं जी 5 जजेस को हम 3 महीने के लिए 6 महीने के लिए सिंध में भेज रहे हैं, बिकॉज हैं तो हम सब पाकिस्तानी, सिस्टम तो सारे पाकिस्तान के। उसके बाद भी अगर उन जज साहब को लगेगा कि नहीं दिस इज अ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन फॉर एग्जांपल, तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कंप्लीट राइट ऑफ हियरिंग दिया जाएगा। तो ये अभी कोई ना किसी ना जज का तबादला हुआ है, वो एक पूरा एक रीजनड ऑर्डर होगा, एक पूरा प्रोसेस होगा। वही जुडिशल कमीशन जो जजेस को निकालती है, वही कमीशन जो जजेस का एनुअल और क्वार्टरली उनकी परफॉर्मेंस का रिव्यू करती है। अगर वही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक जज को फॉर द टाइम बीइंग ट्रांसफर करना चाहती है बाय एडिंग 2 मोर चीफ जस्टिसेस, तो ये कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। वंस यू टेक ओथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज नाउ अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव। और इसमें कोई नहीं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में तो सर तब इंपैक्ट पड़ता जिस हाई कोर्ट में उन जज साहब को ट्रांसफर किया जाता, वहां पे वो कहते जी एग्जीक्यूटिव अपनी मर्जी से फैसले कराएगी। जितने वो इंडिपेंडेंट लेट्स से एक जज लाहौर में होगा उतना ही वो सिंध में होगा, और दी अदर वे अराउंड। नहीं, पर देखिए ना, पहले हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र देखी है। लाहौर हाई कोर्ट के 15वें नंबर के जो जज थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाके चीफ जस्टिस बन गए, नंबर 1 हो गए। ट्रांसफ़र की बड़ी इम्प्लीकेशंस हैं। आप देखें, उसने वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सारा सीनियरिटी उड़ा के रख दी एक ट्रांसफ़र ने। तो वो ये कह रहे हैं कि जो ट्रांसफ़र है उसकी बहुत इम्प्लीकेशंस हैं, ये बहुत सादा काम नहीं है। कोई किसी का राइट मर जाता है, किसी का राइट पैदा हो जाता है। तमाम हाई कोर्ट की सीनियरिटी एक जैसी नहीं है। एक आदमी जो एक हाई कोर्ट में सीनियर मोस्ट है, हो सकता है जब ट्रांसफ़र हो तो जाके जूनियर मोस्ट हो जाए। तो ये जो इम्पैक्ट है उसकी सर्विस का, इसको तो कहीं खातर में रखा ही नहीं गया। हाँ सर, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। जो आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ट्रांसफर की बात की सर, वो ट्रांसफर थी 26वीं तरमीम में, वो 27वीं में नहीं थी। 27वीं में उसके अंदर भी मजीद सेफगार्ड्स पैदा किए गए। दूसरी बात, जब भी ट्रांसफर होगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेफगार्ड है, द सीनियरिटी ऑफ द जज विल नॉट बी डिस्टर्ब। फॉर एग्जाम्पल, सीनियरिटी ऑफ जजेस कैसे डिटर्मिन होती है सर? फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। अगर एक जज लेट से 2015 में अपॉइंट हुआ लाहौर हाई कोर्ट में और उसको सिंध भेजा जाता है, तो जितने जजेस 2015 में अपॉइंट हुए हैं सिंध में, वो उनसे सीनियर होगा जो 15 के बाद। तो और एक और बात, जो ये ट्रांसफर वाला केस था, आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को लार्जर बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली डिबेट किया। डिबेट करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ट्रांसफर थी ये वैलिड थी। अब हमारे आइन का एक बेसिक असूल है सर, 2 वकील सुबह से लेकर शाम तक केस में लड़ते हैं, लेकिन जब एक दफा अदालत फैसला कर दे तो आर्टिकल 189 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है फिर वो फैसला सब पे बाइंडिंग है, फिर वो हर बंदे ने वो फैसला मानना है। अभी जो ट्रांसफर वाला डिबेट है, ये लार्जर बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इट वाज अ वैलिड ट्रांसफर। अब इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाना
इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 189। ये सब बात डिबेट हुई है, जो सारे पॉइंट्स आपको कहे गए वन साइडेड बताए गए, सब डिबेट हुए, थ्रैश आउट हुए, और इट वाज हेल्ड कि दिस इज अ वैलिड ट्रांसफर। तो फिर तो इस पे अब आप नहीं उठा सकते ऑब्जेक्शन। और तो वो कह रहे हैं और जो एक अब मैं आपको आईनी अदालत के अब जो जजेस की नॉमिनेशन है ये प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे हुई है बाय द एग्जेक्टिव। तो पिक एंड चूज है बाय द एग्जेक्टिव प्रो गवर्नमेंट जजेस को आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में लाकर अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को सर्टिफाई करा लेंगे, क्योंकि ये तो आपने पिक एंड चूज़ किया है। इसका कोई स्टैंडर्ड या मेरिट तो था ही नहीं कि कैसे बंदा आईनी अदालत में आएगा। आप प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस भेजी, नाम आ गए, अब तो ये एग्जेक्टिव के पिक एंड चूज जजेस हैं। सर ये भी एक गलत इबाम है। जितने भी जजेस बारिंग वन जो के नए अपॉइंट हुए हैं आर ऑल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आर ऑल जजेस जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में बैठ रहे थे, पहली बात। सो ये कोई नए जजेस नहीं है, ये 26वीं तरमीम में भी यही जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस सुन रहे थे, बिकॉज ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एक्सपर्ट हैं। दूसरी बात, जो प्रेसिडेंट ने अपॉइंटमेंट की ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, दैट्स ओनली अ वन टाइम मैटर, जो कि ऑटोमेटिक सनसेट क्लॉज होता है कि वो ऑटोमेटिकली अब खत्म हो गया क्लॉज। आइंदा से जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होंगी दे आर थ्रू द सेम प्रोसेस ऑफ द जुडिशियल कमीशन, और ये भी अपॉइंटमेंट्स कोई नए बंदे नहीं आए, ये वही लोग हैं जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के अंदर मुकदमे सुन रहे थे। तो आई डोंट रीड टू मच इनटू इट। अगर 26वीं तरमीम रहती, 27वीं ना आती, तो दीज आर द एग्जैक्ट सेम जजेस जो 26वीं तरमीम का भी केस सुन रहे थे। और वो तो मेरे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का केस तो सुना ही नहीं जा सकता। अगर कोई भी बंदा इसको गूगल कर ले, आर्टिकल 239 सब क्लॉज 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 से लेके 27वीं तरमीम तक ये क्लॉज अनअमेंडेड रहा है, और ये क्लॉज ये कहता है कि एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ये सिंपल एक क्लॉज है, इसको कोई आम आदमी उर्दू इंग्लिश में पढ़ ले, हाउ कैन दिस केस बी हर्ड? ये केस सुनना ही कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है मेरे हिसाब से तो। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट्स रावलपिंडी बेंच के केस में डिसेंटिंग ओपिनियन में कह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस। नासरुल मुल्क साहब, साकिब निसार साहब ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया हारिस, थैंक यू सो मच। मुज़म्मिल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे सना नकवी को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।